बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। तो हमने चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट किया हुआ था बच्चों। आज जो है हम उसके नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है वो सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसका टाइटल है जी साइटोप्लाज्म एंड जेनेटिक मटेरियल। सबसे पहले हम साइटोप्लाज्म को देख लेते हैं क्या होता है, उसके बाद जो है हम जेनेटिक मटेरियल को देख लेंगे। डन हो गया। अच्छा जी, साइटोप्लाज्म जी क्या होता है? तो बैक्टीरिया के अंदर ऐसा डिसॉल्व्ड सब्सटेंस मौजूद होता है जहां पे लार्ज स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। लार्ज स्ट्रक्चर्स लाइक न्यूक्लियोइड, राइबोसोम्स एंड मीजोसोम्स। हमने क्या बात की कि जो साइटोप्लाज्म है, बैक्टीरिया के अंदर एक डिसॉल्व्ड सब्सटेंस एरिया मौजूद होता है जहां पे लार्ज स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। लार्ज स्ट्रक्चर्स जैसा कि न्यूक्लियोइड हो गया, राइबोसोम्स हो गया, मीजोसोम्स हो गया, ये कलेक्टिवली जो है क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म। क्या कहलाता है ये कलेक्टिवली? साइटोप्लाज्म। डन हो गया। अच्छा जी, अब जो बैक्टीरियाज होते हैं उनके पास जो है वो साइटोस्केलेटन नहीं होता। क्या नहीं होता? साइटोस्केलेटन उनके पास मौजूद नहीं होता और ना ही मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं। ओके, चलें जी नेक्स्ट चलते हैं अपने जो है वो बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल की तरफ। तो जेनेटिक मटेरियल में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है राइबोसोम्स। अच्छा, साइटोप्लाज्म हमने बात क्या की थी कि डिसॉल्व्ड सब्सटेंस है। बैक्टीरिया के अंदर एक ऐसा एरिया मौजूद है जहां पे डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं और लार्ज स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जैसा कि न्यूक्लियोइड, राइबोसोम्स और मीजोसोम्स। थोड़ी सी आप जो है वो डायग्राम की तरफ चलते हैं, हम डायग्राम देखते हैं, आपको वहां से थोड़ा वाज़ेह हो जाएगा। ये हमारे पास जी डायग्राम है। ये बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। डन हो गया। बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में हमने क्या बात की थी? डिसॉल्व्ड सब्सटेंस है और जहां पे बहुत सारे जो है वो एट अ टाइम लार्ज स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, जैसा कि ये राइबोसोम्स मौजूद हैं, इसमें न्यूक्लियोइड मौजूद है, प्लाज्मिड मौजूद है, मीजोसोम्स मौजूद है, बहुत सारे जो है वो लार्ज स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं बैक्टीरिया के अंदर। उसे क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। ऐसी जगह जहां पे डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस मौजूद हैं और लार्ज डिसॉल्व्ड जो है वो सब्सटेंसेस मौजूद हैं और लार्ज स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। डन। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? साइटोप्लाज्म। ठीक है। अच्छा जी, अब राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम्स बैक्टीरिया के अंदर मौजूद साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के अंदर जो है वो डिस्पर्स्ड होते हैं। ठीक है, फ्रीली जो है वो प्रेजेंट होते हैं एंड सम आर लूजली अटैच्ड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। राइबोसोम्स जो होते हैं वो फ्रीली डिस्पर्स्ड होते हैं साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर जितना भी फ्लूइड होता है, डिसॉल्व्ड सब्सटेंस होता है जिसके अंदर स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, लार्ज स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, वो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, अब उसी साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में राइबोसोम जो है वो फ्रीली डिस्पर्स्ड है, फ्रीली प्रेजेंट है। ठीक है, और कुछ राइबोसोम जो हैं वो लूजली अटैच होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। ठीक है, ये जैसा कि हमारे पास स्ट्रक्चर है, ये साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर मौजूद ये सारी की सारी साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है। ठीक है, और उसके अंदर जो है वो राइबोसोम्स फ्रीली डिस्पर्स्ड हैं। राइबोसोम्स फ्रीली डिस्पर्स्ड हैं। डन हो गया। ये हमारे पास क्या है? राइबोसोम्स। ठीक। अच्छा जी, अब बैक्टीरियल राइबोसोम्स जो हैं वो कहता है कि अगर साइज की बात करें हम, तो बैक्टीरियल राइबोसोम्स जो होते हैं वो स्मॉलर होते हैं देन यूकैरियोटिक राइबोसोम्स। बैक्टीरिया जो हैं वो प्रोकैरियोट्स में आते हैं। अब प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो हैं उनका साइज यूकैरियोटिक राइबोसोम से क्या होता है?
स्मॉलर होता है। तो बैक्टीरिया के राइबोसोम जो होते हैं वो क्या है, स्मॉलर है देन यूकैरियोटिक राइबोसोम्स। अब हर सेगमेंट ईच राइबोसोम सेडिमेंट आर 70s। राइबोसोम्स के जो है वो दो तरह के सेडिमेंट्स होते हैं। कितनी तरह के, दो तरह के सेडिमेंट्स होते हैं। ये मैं यहाँ पे राइबोसोम ड्रा करने लगी हूँ। एक जो है होता है स्मॉल सब यूनिट और दूसरा होता है लार्ज सब यूनिट। इसके दो तरह के सब यूनिट होते हैं, एक क्या होता है स्मॉल सब यूनिट और एक क्या होता है लार्ज। अब ये जो स्मॉल सब यूनिट है वो होता है 30s का। एस जो है आपने घबराना नहीं है, सेटबर्ग यूनिट होता है, ठीक है। अच्छा, अब जो स्मॉल है वो क्या है 30s का और जो लार्जर सब यूनिट है वो है 50s का। अब अगर हम मैथ के अकॉर्डिंग देखें तो 50 + 30 तो 80 बनते हैं, लेकिन यहां पर जो है वो 50 + 30 70 है। कैसे, जब स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट आपस में मिलते हैं तो उनका जो एक सब यूनिट है वो मर्ज हो जाता है, आपस में क्या हो जाता है, ये देखिए ये एक लार्जर सब यूनिट कह लें, एक स्मॉलर सब यूनिट है, आपस में जब ये जुड़ते हैं तो एक सब यूनिट जो है वो अंदर मर्ज हो जाता है इनके, इसलिए इसको क्या कहा जाता है 70s। ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो क्या हो जाता है, एक यूनिट अंदर इधर क्या हो जाता है, एक यूनिट मर्ज हो जाता है, जिसकी वजह से इसको 80 के बजाय 70s कहा जाता है। डन। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या होता है, अब जो बैक्टीरिया है उसके साइटोप्लाज्म में, उसके नियर द सेंटर ऑफ साइटोप्लाज्म देयर इज एन इरेगुलर शेप डेंस एरिया। इसके अंदर जो है, इसके साइटोप्लाज्म के अंदर एक डेंस एरिया, इरेगुलर शेप डेंस एरिया मौजूद होता है, जिसको क्या कहते हैं न्यूक्लियोइड। क्या कहते हैं जी न्यूक्लियोइड। चलें जी एक दफा हम डायग्राम देखते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगी। ये है साइटोप्लाज्म, इसके अंदर इरेगुलर शेप डेंस एरिया मौजूद होता है, इरेगुलर शेप डेंस एरिया, जो क्या कहलाता है न्यूक्लियोइड। ओके हो गया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है बैक्टीरिया जो है उसके पास सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मौजूद होता है। जितने भी बैक्टीरियाज हैं उनके पास जो है वो सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मौजूद होता है। डन। लेकिन वो कहते हैं कि बैक्टीरियल डीएनए जो है उसके पास हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होती, हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होती। इट इज आल्सो कॉल्ड क्रोमोसोम ऑफ बैक्टीरियम। जो बैक्टीरियल डीएनए है जिसको हमने कहा सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड, उसको जो है सेकेंडली क्रोमोसोम ऑफ बैक्टीरियम भी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन इसके पास जो है वो हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी प्लाज्मिड। प्लाज्मिड किसे कहते हैं। अब प्लाज्मिड की अगर हम बात करें तो कुछ बैक्टीरिया के पास सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ साथ, इस डीएनए के प्रेजेंस के साथ साथ एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी मौजूद होता है, जिसको कहते हैं जी प्लाज्मिड। जिसको क्या कहते हैं प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड के बहुत सारे काम हैं। प्लाज्मिड जैसा कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। क्या है जी सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग इस तरह है कि ये सेल डिवीजन के बिफोर और आफ्टर जो है वो रेप्लिकेट करता है। ठीक हो गया, ठीक है। सेल डिवीजन के जो है वो बिफोर और आफ्टर जो है वो क्या काम करता है, रेप्लिकेशन का काम करता है, सेल्फ रेप्लिकेशन का काम करता है। डन। अच्छा जी, इसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन भी मौजूद होती है। प्लाज्मिड के पास जो है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन भी मौजूद होती है। अब इसका बेनिफिट क्या है, हम पीछे भी पिछले लेक्चर में भी हमने पढ़ा था। ये ऐसी जीन, रेजिस्टेंट जीन, ऐसी जीन एंटीबायोटिक अगर उसको अफेक्ट करने लगती है तो ये उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट कॉज कर देता है, रेजिस्टेंस कॉज करता है ताकि अपना बचाव कर सके। डन हो गया। अच्छा जी,
अगर हम नेक्स्ट रोल ऑफ प्लाज्मिड देखें कि प्लाज्मिड का जो है वो रोल क्या 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 है, तो इसका मेन रोल है जी ये एक इम्पोर्टेंट वेक्टर है। क्या है? एक इम्पोर्टेंट वेक्टर है। एक इम्पोर्टेंट वेक्टर के तौर पर ये काम करता है किसमें? जेनेटिक इंजीनियरिंग में। जेनेटिक इंजीनियरिंग में ये जो है इम्पोर्टेंट वेक्टर के तौर पे काम करता है। कैसे? इसका मतलब क्या है कि दे आर यूज्ड टू कैरी सिलेक्टेड जीन्स। अगर एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया की तरफ जो है जीन्स को ट्रांसफर करना है, वो जिस सवारी के जरिए ट्रांसफर किया जाता है वो वेक्टर वो जरिया वो सवारी कौन सी है जी? प्लाज्मिड। क्या कौन सी वो जरिया, वो कौन सी सवारी है? प्लाज्मिड। डन हो गया। वो क्या है जी? प्लाज्मिड के जरिए से किया जाता है। डन हो गया। अच्छा जी, अब जीन्स को एक जगह से दूसरी जगह जो है वो पहुंचाकर जो है इससे क्लोनिंग का काम लिया जाता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन्स। डन हो गया। क्लोनिंग का आपको पता है कि ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए जो है वो बिल्कुल एक ऑर्गेनिजम्स की तरह का, एक स्पीशी की तरह का बिल्कुल दूसरा जो है वो स्पीशी ऑर्गेनिज्म बना देना, वो क्लोनिंग के जरिए से होता है। ठीक है, तो उसके लिए क्लोनिंग के लिए जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लाज्मिड जो है काम करता है एक इम्पोर्टेंट वेक्टर के तौर पे। डन हो गया। लास्ट पे हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं बैक्टीरिया का। ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर जी ड्रा हुआ है, जिसमें हमारे पास मीजोजोम है एक साइड पे, पीछे हम पढ़ के आए हैं मीजोजोम। ठीक है, और ये पहले भी हमने बात की साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स भी कहेंगे इसको। और ये हमारे पास जो है वो प्लाज्मिड है। ठीक है, जिसको हमने अभी स्टडी किया। ये हमारे पास जो है वो राइबोसोम्स हैं। डन। और ये हमारे पास जो है वो बैक्टीरिया का फ्लैजेला है, जिसके जरिए से जो बैक्टीरिया है वो मूवमेंट करता है शो। ये अंदरूनी जो लेयर है वो है सेल मेम्ब्रेन हमारे पास, उसके बाहर की सेल वॉल है, और सबसे बाहर जो है वो कैप्सूल है, जिसको हमने कल जो है वो स्टडी किया था। ठीक है, कैप्सूल जिसके जरिए से जो है वो बैक्टीरिया कॉलोनीज बना के रहते हैं। डन। ये छोटा सा जो है वो स्ट्रक्चर था बैक्टीरिया का। ये हमारा आज का जो है वो स्टूडेंट्स लेक्चर था। अच्छे से एक एक पॉइंट को रीड करना है। कोई भी टर्म ऐसी जिसकी आपको समझ नहीं आई वो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। अल्लाह पाक आप लोगों को बहुत ज़्यादा कामयाब करे। ठीक है, दुआओं में याद रखना है। अगर वीडियो अच्छी लगती है आपको तो उसको नेक्स्ट स्टूडेंट्स की तरफ जो है वो शेयर करना है उनको, ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हासिल हो सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।